हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शनिवार का दिन है, आपकी क्लास शनिवार को हो रही है। गुरुजी आपने कहा था शनिवार को ऑफ करेंगे, पर इस सप्ताह थोड़ी क्लास कम हुई थी ना आपकी, इसलिए शनिवार क्लास ले रहा हूँ। अभी एक दो सप्ताह और क्लास लूंगा आपकी, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारे टॉपिक्स 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने कल कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तारक का सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, इसके अलावा जो आपके अंतःप्रदवी जालिका होती है, इसके अलावा राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। वो सारी बातें हमने कल की। कौन सा एनाबॉलिक रिएक्शन है, कौन सा कैटाबॉलिक रिएक्शन है, वो बात हम कर चुके हैं, ठीक है। मैंने कहा था आज हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले ना। केंद्रक में ही डीएनए आरएनए होता है, वो भी पढ़ने वाले, ठीक है। केंद्रक में ही आपके गुणसूत्र होते हैं, वो भी पढ़ने वाले, ठीक है। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल गेट लगा दे। तो देखिए केंद्रक जो है, पता है कौन आ चुका है अभी? जो भतीजा है मेरा वो आ चुका है, और बाहर से गेट बजा रहा है, चाचू चाचू। भाई साहब पढ़ाने नहीं देगा, अगर वो यहाँ पहुंच गया ना तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलिए लिखिए, केंद्रक लिखिए। देखो मैंने कहा आपसे यह कोशिका है, और इस कोशिका में, यह कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है। नीचे फोन करते कमलेश, उनको बोलो कि वो ले जाएंगे उसको ना। यह केंद्रक है, और यहां पर क्या है, यह केंद्रक आपके सामने यहां पर, ठीक है। ये कोशिका है, उसमें केंद्रक यहां पर उपस्थित है ना। देखिए इसे बोलते हम लोग केंद्रक बोलते हैं ना, या फिर इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं ना। न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। केंद्रक बोल देंगे इसको, या फिर इसको न्यूक्लियस कहते हैं ना, ठीक है। अगर पूछूं आपसे स्टडी ऑफ, इसकी खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन खोज करने वाला है ना। लेकिन 1831 में, लिखिए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है वो खोज करने वाला, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन खोज करने वाला ना, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है खोज करने वाला, ठीक है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है वो खोज करने वाला। मैंने पहले भी कहा हुआ है आपसे, केंद्रक मतलब कि कैरियो, है ना, वो वर्ड है ना। याद करो, जहां जहां लेक्ट वहां वहां मिल्क, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, है ना। जहां जहां कैरियो वहां वहां केंद्रक, ठीक है। तो लिखिए जो इसका अध्ययन होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसे बोलते हैं हम कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कैरियोलॉजी होता है, ये भी आप नोट कीजिए ना। तो स्टडी ऑफ जो न्यूक्लियस है वो कैरियोलॉजी होता है, ये बात आपको छापनी, ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी होता है, ये आपको ध्यान है। पंखा चला दे भाई। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी होता है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैरियोलॉजी होता है ना। देखिए केंद्रक आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह न्यूक्लियस है, केंद्रक बोलते हैं इसको हम लोग जो है। इसमें अंदर की साइड जो है ना, अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। जो केंद्रक था ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं यहां से, है ना। इसको मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं, और ये मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसमें अंदर की ओर जो है कुछ इस प्रकार से धागे नुमा संरचना होती है ना। जो केंद्रक होता है इसके अंदर की ओर जो है वो धागे नुमा संरचना होती है। इसे हम लोग जो है क्रोमेटिन जाल कहते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन जाल कहते हैं, और इसी को हम लोग जो है गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा एक जाल होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। इसे हम लोग क्रोमेटिन जाल बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। और यही होता है कि आपके, यही होता है आपका गुणसूत्र होता है, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसी का भाग गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे जो गुणसूत्र है, जो हमारा गुणसूत्र है, जो धागेनुमा संरचना है यहाँ पर, उसे हम लोग क्रोमेटिन जाल बोलते हैं।
और इसी को गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ये आपको छापना है, ठीक है। देखो जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो ये जाल जो होता है, जो धागा जो होता है, वो एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के चारों ओर लिपटा होता है। मान लो ये वो प्रोटीन है, इसके चारों ओर धागा लिपटा हुआ होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम लोग जो है हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। क्या जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम लोग जो है हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और जो जाल होता है उसको हम लोग डीएनए कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहा आपसे कि यह केंद्रक है, इस केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना होती है, इसे हम लोग क्रोमेटिन जाल बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं, जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी कहते हैं हम लोग जो है। मैंने कहा इसके अंदर जो है, इसमें एक तो हमारा डीएनए होता है, एक तो हमारा डीएनए होता है जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, और इसके अलावा जो एक आपके क्या है, एक हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसमें हमारी दो चीज होती है छापना। इसमें जो है कुछ इस प्रकार होता है, यह मान लीजिए प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के चारों ओर जो है इस प्रकार जो है यह धागेनुमा संरचना लिपटी होती है, ठीक है। हाँ आज गायत्री मंत्र नहीं चलाएगा, कोई बात नहीं, नहीं चलाएगा तो बाद में चलवा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। हाँ उसे नहीं दिखा पाऊंगा ना, वो तबाही मचा देगा अगर आ गया तो, ठीक है। चलो मैंने कहा आपसे जो प्रोटीन है कौन सी है, प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी होती है, कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भाई जो गुणसूत्र होता है उसमें प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन है, और उसमें साथ में डीएनए होता है। क्या होता है, साथ में डीएनए होता है जो कि आनुवांशिक पदार्थ है ना, साथ में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हिस्टोन प्रोटीन होती है और साथ में डीएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो गुणसूत्र होता है हमारा, जो गुणसूत्र है हमारा, इस गुणसूत्र में एक तो डीएनए, एक तो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, और इसके अलावा डीएनए इसके अंदर आपके, डीएनए क्या है वो बात करेंगे हम लोग, है ना। डीएनए जो है इसको हम आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं हम आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। आनुवांशिक मतलब आपके एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा वो आनुवांशिक है। मुझसे मेरे बच्चों के अंदर, उनसे उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होने वाला डीएनए ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो आकृति होती है बच्चों ऐसी नहीं होती है ना, ये तो मैंने बनाया आपके सामने। देखो ये धागा जो आपके, धागा जो होता है आपके, ये जो धागा होता है वह धागा दोस्तों कुछ इस प्रकार लिपटा हुआ होता है ना, कुछ इस प्रकार लिपटा हुआ होता है, कुछ ऐसे होता है बच्चा ना। ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसकी आकृति होती है वो कुछ ऐसे होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और जो इसके बीच में जो ये स्थान है, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और जो गुणसूत्र है इसकी खोज करने वाला कौन था, इस वर्ड को देने वाला कौन है, इस शब्द को देने वाला कौन था, इसे क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और पूछूं आपसे, जो क्रोमोसोम है इस वर्ड को देने वाला कौन था, वाल्डेयर। कौन था, वाल्डेयर जो है उसने वर्ड दिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाल्डेयर साहब ने वर्ड दिया, ये भी आपको छापना है। तो मैंने आपसे कहा कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो है, मैंने कहा आपसे केंद्रक होता है, उसके अंदर आपके धागेनुमा संरचना होती है, उसको हम लोग क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र में डीएनए और साथ में हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये बात हमने की है। और जो गुणसूत्र होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें बीच में सेंट्रोमियर होता है, बाकी उसकी आकृति कुछ इस टाइप की होती है, ये गुणसूत्र होता है। इस वर्ड को देने वाला कौन, वाल्डेयर था, ये आपको छापना है, ठीक है। इस वर्ड को देने वाला वाल्डेयर था, ये आपको छापना है। आप में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, मुझ में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। दोनों में 23 जोड़ी ही गुणसूत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप में भी 23 जोड़ी है,
मुझ में भी 23 जोड़ी है। सभी मानव जो हैं, जितने भी मानव हैं, चाहे आप मैं कोई भी हो ब्रह्मांड के अंदर, सब में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये आपको ध्यान है, फिक्स संख्या होती है 23 जोड़ी, ठीक है, फिक्स संख्या है ना। देखिएगा, मैंने कहा आपसे जो मनुष्य होते हैं, देखो सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे, क्रोमोसोम की आकृति कैसी होती है, तो ऐसी होती है, एक्स आकार की होती है ना, एक्स आकार की आकृति होती है इसकी। इसके मध्य में सेंट्रोमियर होता है। इस वर्ड को देने वाला वाल्डेयर था। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसमें क्या क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक्स मटेरियल्स होता है, वो बात हम करेंगे आगे, ठीक है। मैंने कहा आपसे जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़ी जो है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये छापना आपको, मतलब कि 46 जो है गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी होते हैं, मतलब कि 46 होते हैं, ये आपको छापना है। इसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं या 44 जो होते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें जो 22 जोड़ी होते हैं, जो 22 पेयर होते हैं छापना, ये होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं 22 जोड़ी, इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। इन्हीं को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। होते हैं कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। आप सोचिए, एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। अब मैंने कहा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में इतने ही होंगे, सेम होंगे। ये जो 22 जोड़ी 44 जो हैं, ये 44 हैं, ये सेम होने वाले, ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा दोनों में, क्योंकि जो बॉडी जो बन रही है हमारी, वो इनसे बनती है। पर बच्चों, मेल होगा फीमेल होगा, वो डिसाइड करने वाले एक जोड़ी गुणसूत्र अलग से होते हैं, ठीक है। कोई मेल है या फीमेल है, वो तय करने के लिए ये काम नहीं आते, उनके लिए अलग से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनको हम लोग जो है एलोसोम कहते हैं। लिख लो, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग जो है एलोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं, या फिर इन्हें हम बोलते हैं क्या, आपके सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। लिखना, इन्हें हम लोग जो है सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कुछ भी लिख लीजिए आप जो है, इन्हें हम लोग जो है लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र बोलते हैं। इसमें ये एक जोड़ी होते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं, मतलब 2 होते हैं। अगर कोई मेल है, अगर कोई मेल है तो उसमें एक्स और वाई होता है, और अगर कोई फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स होता है, ठीक है। कोई फीमेल है उसमें एक्स एक्स होता है। तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी सेक्स जो है उसको डिसाइड करना हो में, तो ये वाले काम आते हैं, ठीक है। एग्जाम वाला खूब पूछता है कि मनुष्य के अंदर कितने एलोसोम होते हैं। अब वो ये नहीं पूछता कितने लैंगिक गुणसूत्र, ये तो हर कोई जानता है, वो वर्ड ये लिखता है एलोसोम, है ना, या ऑटोसोम लिखता है, ठीक है। तो ऑटोसोम इसे बोलते हैं, एलोसोम इसे बोलते हैं, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर से बोलते हैं एलो, या एलो आपका बच्चा लड़का हुआ है ना, एलो आपका बच्चा लड़की हुई है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एलो, क्या एलो, 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 क्या एलो लड़का हुआ है, एलो लड़की हुई है, तो बोलते हैं ना एलो लड़की हुई है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो आप लोग, है ना। तो एलो, एलो मतलब लड़का हुआ लड़की हुई वो तय करेगा, ठीक है। तो एलो लड़की हुई है, ठीक है। एलो रसगुल्ला हुआ है, एलो गोबर गणेश हुआ है, एलो रेवड़ी लाल हुआ है, एलो जामफड़ हुआ है, ठीक है, एलो रसगुल्ला हुआ है। तो वही बात है, तो एलोसोम है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों आपके सामने। कभी भी सवाल पूछ ले आपसे कि मेल बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, यह कौन सा गुणसूत्र तय करता है, एक्स या वाई, तो वाई करता है। देखो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, दोनों में कॉमन है। यहां पर वाई है, यहां पर एक्स है। अगर वाई आ गया तो लड़का होगा, अगर वाई नहीं आया तो लड़की होगी। तो जो वाई गुणसूत्र है वो करता है आपके सेक्स डिसाइड करता है, ठीक है। लिखिएगा, जो वाई है लिखना, आपके जो वाई गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र जो है यह आपके, यह जो है आपके जो सेक्स होता है इसे डिसाइड करता है, ठीक है। सेक्स डिसाइड करता है, कौन सा वाइज आपको छापना। अगर ये आ गया तो लड़का होगा, अगर ये नहीं आया तो लड़की होगी। यह भी सवाल पूछते हैं आपसे, है ना। तो वाई करता है, ठीक है, वाई करता है ना।
चलिए लिखिए। तो मनुष्य 23 जोड़ी 46 होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, और दो जोड़ी जो आपके, दो जो हैं, एक जोड़ी जो आपके वो एलोसोम होते हैं। ठीक है, नर या मादा होगी, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, यह तय कौन करता है आपके, यह तय जो है वो वाई करता है। ठीक है, वाई करेगा ना, मेल या फीमेल वाई तय करेगा। ठीक है, ये आपको छापना, लिखिए। मैंने आपसे कहा मनुष्य की हर कोशिका के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यह सिद्धांत है। और मैं आपसे कह रहा हूं हर सिद्धांत का कोई ना कोई अपवाद होता ही होता है। आप में से कौन मुझे बताएगा कि मनुष्य की वो दो कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें 23 जोड़ी गुणसूत्र नहीं होते। सवाल आ गया मान लो आपके सामने कि मनुष्य की वो कौन सी कोशिका है जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र नहीं होते। बताओ आप, आंसर कौन बताएगा, बताओ कौन आंसर बताने वाला है। मैंने पूछा आपसे कि मनुष्य की हर कोशिका के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये थ्योरी है। मैंने आपसे ये पूछा कि मनुष्य की कौन सी कोशिका ऐसी है जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र नहीं होते हैं। सवाल ये आपके सामने। ठीक है, देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने बच्चों अभी तक पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा कि भाई केंद्रक होता है, उसके अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है, उसको हम लोग क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। वही हमारे लिए गुणसूत्र होता है, जिसकी आकृति मैंने बता दी आपको, जिसके मध्य में सेंट्रोमियर होता है। मैंने कहा जो गुणसूत्र होता है उसमें एक तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, इसके अलावा उसमें एक प्रोटीन होती है जिसके चारों लिपटा होता है, उसे हिस्टोन कहते हैं। मैंने आपसे कहा जो मनुष्य है उसके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी आपके ऑटोसोम होते हैं, एक जोड़ी एलोसोम होता है, वही एक जोड़ी XX या XY के रूप में होता है। फीमेल या मेल आपके वो डिसाइड करता है। कभी सवाल पूछा आपसे कौन सा क्रोमोसोम जो है वो तय करेगा कि नर है या मादा है, तो छापना वाई जो है वो तय करता है कि नर है या मादा है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि इसका अपवाद कौन सा, सवाल ये है कि लिखना इसका अपवाद कौन सा। लिखिए, इस बात का अपवाद कौन सा है कि मनुष्य की हर कोशिका में 23 जोड़ी जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। इसका अपवाद, हाँ कुछ का ठीक आंसर है ना, वो शायद मुझसे पढ़े हुए हैं शायद इसलिए बोल रहे हैं। कुछ का ठीक आंसर है, आयुष का ठीक आंसर है, दामिनी का ठीक आंसर है, और अभिलाषा का ठीक आंसर है, अंशु का भी ठीक आंसर है। बिल्कुल ठीक बात है। दो ऐसी कोशिकाएं होती हैं, एक मेल में होती है, एक फीमेल में होती है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम लोग अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, लिखना। अपवाद पूछूं आपसे, जो अंडाणु होता है, जो अंडाणु होता है और शुक्राणु जो होता है, छापना शुक्राणु जो होता है आपके, अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, छापना अंडाणु को बोलते हैं हम लोग ओव्यूम। क्या बोलते हैं, ओव्यूम कहते हैं। ठीक है, अंडाणु को बोलते हैं ओव्यूम, और शुक्राणु जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, लिखिए अंडाणु और शुक्राणु में केवल 23 जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। क्या, अंडाणु और शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे होता है। अरे बेटा ऐसा ही होना है, अगर ऐसा ना होता ना भाई साहब चक्कर पड़ जाता। ठीक है, देखो आप लोग, यह तो है, मान लो यह तो है हमारा रसगुल्ला। ठीक है, ये रसगुल्ला है ना, और यह है रसगुल्ली। ठीक है, यह है रसगुल्ली, इनकी हो गई शादी आपस में। ठीक है, इनकी शादी हो गई और इनके बीच में हुआ निषेचन हो गया। ठीक है, तो यहां से आया क्या, इससे आगे हमारा स्पर्म। कौन आ गया, स्पर्म आ गया। ठीक है, ये हमारा स्पर्म आ गया। ठीक है, और यहां जो है इस स्पर्म को ऐसे बना लो आपके, यहां से आ गया स्पर्म। ठीक है, स्पर्म आ गया ना, और यहां से आगे क्या आपकी, यहां से आ गया हमारा ओव्यूम आ गया। ठीक है, ओव्यूम आ गया। अब सोचिए जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म और ओव्यूम का आपस में मिलना जो है निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन बोलता है। ठीक है, इसको हम लोग
फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या, आपके यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ से ओव्यूम आया, ठीक है, और यहाँ जो है एक नया जो है आपके भ्रूण तैयार होगा, ठीक है। यहाँ जो है एक नया भ्रूण तैयार होने वाला है, ये आपके सामने, ठीक है। यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ से आपका ओव्यूम आ गया, ठीक है। यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ से आपका ओव्यूम आ गया ना, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ से आपका ओव्यूम आया, और यहाँ निषेचन हो गया है और एक नई कोशिका तैयार हो चुकी है जिससे नया बच्चा बनने वाला है। अब सोचिए आप लोग, अगर यहाँ पर 46 होते, ठीक है, और यहाँ भी 46 होते, तो यहाँ बच्चा कितने पता है आपको, यहाँ पर आपके जोड़ो इनको, 46 + 46 आपके ये होते हैं 92, यहाँ पर है ना, यहाँ 92 होते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये दोनों अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 23 है बच्चा ना, यहाँ भी क्या आपके, यहाँ भी 23 है, ठीक है। इसके पास भी 23 है आपके क्रोमोसोम है, और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। दोनों मिलने के बाद क्या होगा, दोनों मिलने के बाद जो है 46 होने वाला है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, हर मनुष्य की हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम होंगे। मैंने कहा ना आपसे 46 क्रोमोसोम होने वाले हैं, ठीक है। कैसे होने वाले, इससे होने वाले हैं, क्योंकि स्पर्म में 23 होते हैं, ओव्यूम में 23 होते हैं आपके, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज होंगे, दोनों 46 बन जाएंगे, ये होने वाला है, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 46 होने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा आपसे कि अंडाणु और शुक्राणु में केवल 23 जो है क्रोमोसोम होते हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 23 होते हैं, ये आपको छापना है ना। अब देखिए, मैंने कहा बच्चों आपसे, मैंने कहा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रसगुल्ला हो गया, ठीक है। यह हमारा रसगुल्ला हो गया ना। मैंने इसकी एक कोशिका बाहर निकाली, ठीक है। मैंने कहा इसका शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। यह मान लो कोशिका है ना, यह इसकी एक कोशिका सेल है, ठीक है। मैंने कहा इस कोशिका में से जो केंद्रक है मैंने उसको बाहर निकाला, ठीक है। इस कोशिका से जो केंद्रक है मैंने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। मान लो बच्चों एक केंद्रक हो गया ना, मान लो एक केंद्रक है, और मैंने आपसे कहा जो केंद्रक है दोस्तों, केंद्रक है, इसमें होते हैं कौन से, इसमें गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं इसमें, जो है आपके, इसमें एक तो होती है हिस्टोन प्रोटीन आपके, एक तो इसमें होती है हिस्टोन प्रोटीन, और इसके चारों ओर जो है यह होता है क्या आपके, यह छापना आपके, यह गुणसूत्र होता है इसमें ना, गुणसूत्र होता है आपके। और गुणसूत्र के अंदर आपके क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए कुछ ऐसा होता है ना, डीएनए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखो क्रम पूछ सकता है आपसे कि डीएनए किसका भाग है, डीएनए जो है आपके वो इसका भाग है ना। सवाल पूछ सकता है आपसे डीएनए किसका भाग, इसका भाग है। मैंने कहा यहाँ पर क्रोमोसोम हो गया है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, साथ में आपके हिस्टोन प्रोटीन होती है इसमें ना। डीएनए जो आपके लिपटा हुआ है वो डीएनए होता है, ठीक है। वो डीएनए कुछ इस आकार का होता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें से यह अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये क्या आपके, यह जो है क्या, ये आपके यह अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होता है आपके, यह जेनेटिक मटेरियल होता है छापना, यह अनुवांशिक पदार्थ होता है आपके, ये मैंने कहा आपसे, ठीक है। इसका बच्चों मेरे बच्चे में मुझ जैसे गुण दिखाई देंगे, क्योंकि मेरा जो डीएनए है वो उसके अंदर गया है, ठीक है, ऐसा होगा। अब उसके अंदर जो लक्षण तय किए जाएंगे, उसका एक डीएनए जो है इसका एक भाग होता है जो लक्षण तय करेगा आगे जाकर के आपके, उसे बोलते हैं हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी डीएनए का, मान लो दोस्तों ये डीएनए, इसका जो ये भाग है, मान लो ये जो भाग है यह एक लक्षण तय करने वाला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग छापना, इसे हम लोग जीन कहेंगे। क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, इसे हम लोग जीन कहने वाले, ठीक है, इसे हम लोग जीन कहने वाले हैं, छापना। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि जीन किसका भाग है, जीन जो है डीएनए का भाग है। पहला पॉइंट, जीन जो है वो डीएनए का भाग है। सेकंड पॉइंट, डीएनए जो है क्रोमोसोम का भाग है। एक क्रम पूछ सकता है आपसे, मनुष्य, कोशिका, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए और फिर जीन। तो सवाल कभी पूछूं आपसे, सवाल पूछे कि जीन लिखना, जीन जो है, जीन डीएनए का भाग है, जीन डीएनए का विशेष भाग है, जीन डीएनए का विशेष भाग है, विशेष भाग है जो विशेष लक्षण तय करता है, जो विशेष लक्षण का
निर्धारण करता है और विशेष लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है, तो पूछूं आपसे, जीन डीएनए का विशेष भाग है जो विशेष लक्षण का निर्धारण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निर्धारण करता है ना, निर्धारण करता है। ठीक है, और लिखिए नीचे लिखना, डीएनए जो है, डीएनए गुणसूत्र का भाग है, डीएनए गुणसूत्र का भाग है। देखो मैं जानता हूं कि आप ये लाइन जानते हो, मैं जानता हूं कि आप जानते हो, फिर भी कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे होते हैं ना, आप कंफ्यूज होते हो। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवाया आपके सामने, है ना, इसलिए मैंने लिखवाया आपके सामने यहाँ पर। हाँ, विभाजन पढ़ाऊंगा, चिंता मतलब, विभाजन पढ़ाऊंगा ना, वो अलग टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जो जीन है, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, और डीएनए इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये दोनों लाइन आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। जब भी बात करूं मैं आपसे कि जो मेरे बच्चे होंगे उसमें कुछ विशेष लक्षण होने वाले हैं, क्योंकि मेरे अगर 2 बच्चे होंगे तो दोनों अलग अलग होने वाले हैं। क्यों भाई, क्यों अलग होंगे? आप सोचिए ना, उनकी मम्मी वही है, पापा वही है, उनके दोनों सेम है, दोनों में 46 गुणसूत्र ही आए, हम दोनों से ही आए, फिर भी अगर हमारे 5 बच्चे भी होंगे तो पांचों अलग अलग होने वाले हैं। क्यों होंगे? क्योंकि जो विशेष जीन होता है, जो विशेष लक्षण होते हैं, वो जीन तय करता है। मेरा डीएनए गया है उनके अंदर, मेरा डीएनए गया है उनके अंदर, पर कौन सा विशेष जीन वहां पर लक्षण तय करने वाला है, वो सब में अलग अलग होने वाला है, वो सब में अलग अलग होगा। तो जीन जो है वो विशेष लक्षण तय करता है, ये पॉइंट छापना आपको ना। तो जीन डीएनए का विशेष भाग है और डीएनए गुणसूत्र जो है इसका विशेष भाग है। ये लाइनें छोटी हैं पर बड़ी मोटी लाइन है रसगुल्ला, इनको याद रखना है आपको। अगर ये डायग्राम याद रहेगा तो ये काम हो जाएगा ना। ये क्यों बनवाया? आपके लिए बनवाया, ठीक है, जिससे आपको याद रहना कि भाई कौन किसका भाग है। ठीक है, कोशिका में केंद्रक, उसमें क्रोमोसोम, उसमें डीएनए, फिर जीन होता है। ठीक है, डीएनए का एक भाग जीन है। सवाल पूछे कौन बड़ा, डीएनए बड़ा है जीन बड़ा? तो डीएनए बड़ा, डीएनए का एक भाग जो है वो जीन होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं डीएनए की, क्या हम जो है डीएनए की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की। देखो लिखिए लिखिए, देखो न्यूक्लिक एसिड, लगाओ हेडिंग, लिखो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है 2 टाइप के होते हैं ना, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। देखो आपके मेरे अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ वो डीएनए है बच्चा, पर कुछ ऐसे भी जीव जंतु जिनमें आपके आरएनए भी होता है ना, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आरएनए होता है, जैसे रेट्रो वायरस होते हैं। जो एड्स जिससे होता है, एचआईवी से होता है, उस एचआईवी के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ वो आरएनए होता है ना, उसे रेट्रो वायरस कहते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो 2 होते हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है ना। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म ना वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल ना, और इसकी फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपसे कहा कि यह जो डीएनए जो होता है वो अधिकांश स्थानों पर डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही क्या होता है? डीएनए ही आपके आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। लिख लो इसको, कई लोग अगर इंग्लिश मीडियम होंगे तो लिख लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग आपके जेनेटिक, सॉरी, इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग जो है वो जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं ना। तो मैंने कहा आपसे अधिकांश में डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब एक पीढ़ी से लक्षण को
दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला डीएनए ही होता है, ठीक है। अधिकांश में ऐसा होता है, पर कुछ मैंने कहा कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी जिनमें आरएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, वो है आपके रेट्रोवायरस। कौन से लिखना, इसलिए ना आपके यहाँ जो है ये आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह किसमें, वह होता है छापना, वह होता है रेट्रोवायरस के अंदर। और इसका एग्जाम्पल कौन सा, इसका एग्जाम्पल है आपके एचआईवी वायरस, इसका एग्जाम्पल है एचआईवी वायरस, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे जो एड्स जो है, जो एड्स है, ये एड्स जिस वायरस से होता है उसे हम लोग बोलते हैं एचआईवी वायरस, ठीक है, एचआईवी वायरस बोलते हैं। यह जो है आपके रेट्रोवायरस होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। मैंने कहा बच्चों आपसे कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए और जो आरएनए, जो दो पार्ट में हमारा, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है और जो आरएनए होता है वो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए अधिकांश के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है, कुछ के अंदर आनुवांशिक पदार्थ आपके आरएनए भी होता है। और मैंने कहा आपसे जिसमें होता है उसे हम लोग रेट्रोवायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। और जो रेट्रोवायरस है उसका एग्जाम्पल कौन सा, आपके एचआईवी एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब लिखिए आप लोग डीएनए, लिखिए डीएनए, इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लिखिए डीएनए, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज। क्या है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। लिखिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म है। जितना पढ़ा रहा हूं इससे अधिक नहीं पढ़ना आपको, इतना पढ़ लेना, कोई भी एग्जाम देना भारत में आपका निकल जाएगा, ठीक है, पर ध्यान से पढ़ना है ना। मैंने कहा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है, हम इसकी बात करते हैं बच्चों ना। देखो इसमें बहुत सारे वर्ड छुपे हुए हैं अपने आप में ना, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो इसमें शर्करा होती है, मतलब कि एक तो इसमें आपके जो भी हमारी ये लिख रही है ना डीऑक्सीराइबोज, याद करो, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जिसके पीछे OSE लग रहा होगा वो होने वाली, क्या वो होने वाली है कार्बोहाइड्रेट। किस किस को याद, बताओ, पहली क्लास किस किस को याद है, बताओ, पहली क्लास कौन कौन याद करके आया हुआ है। मैंने कहा था आपसे कि जहां पर भी OSE लगा होगा उसे हम लोग आपके कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, उसे हम लोग आपके शर्करा बोलते हैं। याद है किसी को, कोई याद करके आया, बताओ मुझे, किसी को भी याद है क्या, किसी को भी ये बात याद है क्या। एड्स के बारे में बातचीत करेंगे ना, हर चीज का समय आएगा वहां बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि मैंने आपको पहली क्लास में लिखाया था कि जिसके पीछे OSE होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। किस किस को याद है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब वो शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा होती है वो, है ना। मैंने शुरुआत में कहा था पहली क्लास में, आपको देखो काम आ रही है ना। मैं फिर कह रहा हूं इसको, मैं बायोलॉजी जो है ना आपको, मैं साइंस बायोलॉजी या फिर जीके जीएस आपको वो पढ़ाऊंगा जो कंटेंट आपके एग्जाम में काम आएगा। चिंता मत करो, आप लोग तो निश्चिंत होकर बैठ जाया करो, जो बोलूं वो सुन लिया करो आराम से, ठीक है। देखिए यह पूछूं आपसे, इसमें जो है, इसमें एक तो होती है क्या, इसमें एक तो शर्करा होती है ना, इसमें एक तो शर्करा होती है, पहला पॉइंट, ठीक है, मतलब शुगर होती है इसमें, एक तो ना शुगर होती है, शर्करा होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। और वो कौन सी होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोज। कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज जो है वो शर्करा है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज छापना, यह शर्करा इसमें होती है ना। तो मैंने कहा आपसे एक तो शर्करा इसमें होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। मैं इसको भविष्य में आगे S लिखूंगा ना, मैं इसको भविष्य में आगे S लिखने वाला हूं, ठीक है, समझ जाना आप लोग, मैं इसकी बात कर रहा हूं ना। एक बच्चों इसमें जो है वो देखो यहां पर एकदम न्यूक्लिक एसिड है ना, इसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है। कौन सा होता है, इसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं N2 बेस, इसे हम लोग तो N2 बेस बोलते हैं, ठीक है। यह चार होते हैं, मैं लिखाऊंगा आपको ना, ये चार होते हैं, यह चार होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करने वाले ना। और एक बच्चों इसमें जो है, इसको मैं आगे N लिखने वाला हूं, इसको मैं भविष्य में आगे N लिखने वाला हूं, ठीक है। और एक इसमें होता है फॉस्फेट। क्या होता है, फॉस्फेट होता है। जो डीएनए उसमें तीन चीजें होती है ना, एक फॉस्फेट होता है PO4 माइनस, PO4 माइनस, ठीक है, ये होता है। मैं इसको P लिखने वाला हूं,
तो डीएनए पूछूं आपसे, डीएनए जो है किससे मिलकर बना होता है? तीन चीजें उसमें होती है। एसपीएन, एसपीएन होता है। एस मतलब शर्करा होती है, कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है। एन मतलब आपके नाइट्रोजनी बेस होता है, 4 होते हैं। और पी मतलब फास्फेट होता है आपके, जिसको हम PO4 माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये SNP का आपके क्या होता है? ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। जब इन तीनों चीजों को मिलाएंगे आपस में तो बोलते हैं आपके, मैंने कहा डीएनए जो है इससे मिलकर बना होता है। डीएनए में इन सबके बहुत सारे अणु होंगे, डीएनए में लाखों शर्करा होंगी, करोड़ों बेस होने वाले हैं, फास्फेट के करोड़ों ग्रुप होने वाले हैं, तब एक डीएनए बनने वाला है बच्चों ना, तब डीएनए एक बनेगा। तो डीएनए जो है वह इन सब का बहुलक होता है। डीएनए जो है वह एसएनपी का बहुलक होता है। बहुलक मतलब आपके इन सबको बहुत बड़ी मात्रा में मिलाऊंगा तो डीएनए बनेगा, ठीक है। बहुलक हो गया है ना, वो पॉलीमर बोलते हैं उसको। जब इन तीन को मिलाऊंगा आपस में तो एसपीएन को मिलाकर बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियोटाइड। टाइड बोल रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल छापना, लिखिएगा, यहां लिखिए मेरे साथ में, लिखिए डीएनए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है ना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक मतलब पॉलीमर है, बहुलक मतलब पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे आपस में तो डीएनए बनने वाला है, ठीक है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ये टाइड है बच्चा, टाइड है ना। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अभी आगे लिखता हूं मैं इसके बारे में, आप लिखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ठीक है। अब देखो, अगर पूछूं आपसे न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड पूछूं आपसे, इसमें इसमें एस होता है, ठीक है, इसमें एन होता है और पी होता है। ऐसे लिखिए, इसमें पी होता है, इसमें एस होता है और इसमें एन होता है, ठीक है। ये तीन चीजें इसमें है ना, ये लिखना ना, इसमें एस एन पी तीनों होते हैं, ठीक है। इसमें पी फॉस्फेट है, इसमें एस शुगर है, इसमें एन आपका नाइट्रोजन बेस है, तीनों होते हैं आपके, तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर बच्चों पूछूं आपसे, अगर इसमें मैं फॉस्फेट को अलग कर दूं, बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल आया है, और सवाल ये था कि न्यूक्लियोसाइड जो है, सवाल ये था न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर 1 शर्करा, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजनी क्षारक, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। बताओ, सवाल पूछा मैंने आपसे, सवाल मैंने पूछा आपसे न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें क्या नहीं पाया जाता? शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक और ए और सी दोनों। बताओ। बताओ। देखो, सारा खेल बच्चों इस बात का है कि जो सवाल, देखो एग्जाम में ये नहीं पूछता डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, हर कोई जानता है आजकल। तो आजकल सवाल वो पूछता जो अपवाद होते हैं। जितने भी अपवाद लिखा रहा हूं ना, अंडाणु, शुक्राणु, विषाणु, वो मैंने जितने भी अपवाद लिखा है आपको, ये सारे अपवाद आपको ध्यान रखने हैं। न्यूक्लियोटाइड नहीं पूछ रहा, वो न्यूक्लियोसाइड पूछता है आपसे, ध्यान रखना। फॉस्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड जो है उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लिखिए मेरी बात को, पहले लिखिए इस लाइन को। मैंने कहा बच्चों आपसे लिखना फॉस्फेट रहित, लिखिए, आगे लिख देता हूं ना, आगे लिख रहा हूं, ठीक है, आगे लिखते हैं इसको, लिखिएगा।
फॉस्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फॉस्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मतलब कि न्यूक्लियोसाइड बराबर न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। अर्थात देखो इसमें तीन चीजें हैं, कौन कौन सा, पी एस एन, माइनस कर दिया पी तो क्या बना आपके एस और एन। तो लिख लीजिए शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। पहली बात तो गुरुजी याद कैसे होगा बेटा, मुद्दा इस बात का है ना कि याद कैसे होगा। कुछ नहीं बच्चों, याद करते हैं। देखो डीएनए जो होता है ना बड़ा सॉफ्ट होता है। जो डीएनए होता है, लिख लो, जो डीएनए होता है बड़ा सॉफ्ट होता है। क्या होता है, डीएनए जो है वो बड़ा सॉफ्ट होता है। डीएनए जो है वह बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। डीएनए जो है वह बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। देखो साफ और न्यूक्लियोसाइड, भाई दोनों वर्ड में अंतर किस बात का है, दोनों वर्ड में अंतर है। यहां पर सा है, यहां पर टा है, यही अंतर है ना, बाकी सेम है। यहां सा है, यहां पर टा है, दोनों में बस यही अंतर है। तो मैंने कहा सॉफ्ट याद करना है आपको, सॉफ्ट है, ठीक है। तो साफ और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसमें मुझे जोड़ना है क्या, फैफ और फास्फेट। और जोड़ने के बाद में क्या बनने वाला बच्चों आपके, तो बनने वाला है टैफ और न्यूक्लियोटाइड। देखो अगर मैं ये नहीं लिखाऊंगा आपको तो आपको हो सकता है एक दिन याद रह जाए मेरी ये वाली बात, 2 दिन रह जाए, 5 दिन रह जाए, पर उससे क्या ही उखड़ जाएगा। पेपर में सवाल 5 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा, तो वहां हमारा सवाल ठीक हो जाए उसके लिए ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। सॉफ्ट मतलब न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बस ये लाइन अगर याद रह गई तो आप कर जाओगे, आप लड़ जाओगे, आप मर जाओगे अगर याद नहीं रही तो ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं पाया जाता, आपके फॉस्फेट नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना, फॉस्फेट नहीं मिलता है। अगर ये लाइन समझ में आई हो तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, यह लाइन समझ में आई हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में आई है तो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड है और जो न्यूक्लियोटाइड है इन दोनों में क्या अंतर होता है ना, दोनों में क्या अंतर है। बात समझ में आई मेरी या नहीं आई बताओ। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुम्हीं से करता है। ये बात पल्ले पड़ गई आपको, बताओ, रिफ्रेश करो। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ूंगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया है कि डीएनए किससे बना होता है। मैंने आपसे कहा डीएनए में 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। मैंने अभी कहा ना डीएनए जो है उसमें पी एस और एन, ठीक है भाई। ये फिक्स हो गया फॉस्फेट, ये फिक्स हो गया डीऑक्सीराइबोज, हर किसी में यह जो है यही चेंज करेगा हर चीज को ना, है ना। इसे बोलते हैं हम लोग N2 बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको नाइट्रोजनी क्षारक,
देखिए लिखिएगा, इसमें एक होता है प्यूरिन और एक है पिरिमिडीन। इसके दो भाग हैं, एक है प्यूरिन, एक है पिरिमिडीन। इसके दो भाग हैं, एक है प्यूरिन, एक है पिरिमिडीन। क्या है? प्यूरिन और पिरिमिडीन ना, ये दो भाग है इसके। इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं, दोनों में दो दो हैं ना। इसमें भी दो हैं। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें एडेनिन और ग्वानिन। इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं जी। इसमें एक तो है एडेनिन ए, एक है ग्वानिन जी। ठीक है, इसमें एक है लिखना, इसमें है एक छापना थाइमिन और एक है साइटोसिन। इसको टी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो ए जी टी सी चार है। ठीक है, तो जब आपकी शादी हो जाएगी तो जब आपका डीएनए आपकी बेटी में जाएगा तो परी बन जाएगी, है ना, परी पैदा होगी। तो फिर जब परी स्कूल जाएगी और जब स्कूल से वापस आएगी तो आपकी वाइफ बोलेगी, ए जी सुनते हो क्या, ए जी सुनते हो क्या, परी की टीसी ले आना। क्या? ए जी सुनते हो क्या, ए जी सुनते हो क्या, जो परी है इस परी की टीसी ले आना। ए जी सुनते हो क्या, जो परी है उसकी टीसी ले आना। ठीक है, तो ए जी बड़े प्यार से बोलेगी, ए जी क्या करेगी, ए जी जो है बड़े प्यार से बोलेगी, है ना, ए जी सुनते हो क्या, परी की टीसी ले आना। तो ए जी बड़े प्यार से बोलने वाली। ठीक है, तो प्यार हो गया क्या, प्यार हो गया प्यूरिन, प्यार से बना प्यूरिन। और जो प्यूरिन है उसमें कौन सा, ए और जी आता है। ठीक है, ए और जी आता है। और परी से बन गया क्या, परी से बना पिरिमिडीन, परी से बन गया पिरिमिडीन। और इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपके टी और सी। देखो मैं जानता हूं आपको याद होंगे, पर जब एग्जाम वाला पूछेगा ना तो प्यूरिन में कौन सा है, वहां कंफ्यूज रहेगी गाड़ी बेटा। तो ए जी बड़े प्यार से बोलेगी आपको ना, ए जी बड़े प्यार से बोलेगी कि जो परी है उसकी टीसी लेकर आना। तो ए जी बड़े प्यार से बोलेगी, तो ए और जी बड़े प्यार से मतलब प्यूरिन के अंदर आएगा। और जो पिरिमिडीन है उसमें कौन आपके टी और सी आने वाला है, थाइमिन और आपके साइटोसिन आने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बताओ पल्ले पड़ गई ये बात मेरी आपको? तो ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चार जो है हमारे पास में क्या है, यह चार हमारे पास में जो है वो आपके नाइट्रोजनी बेस हो गए। ठीक है, अब बच्चों जब डीएनए को देखा गया था उसके बाद में जो डीएनए है उसकी जो आकृति है आपके वो कुछ ऐसी थी जो मैं आपको बनाने वाला हूं। ठीक है, जो डीएनए है जो उसकी जो आकृति है वो कुछ ऐसे थी बच्चा ना। जब डीएनए देखा गया तो डीएनए की जो आकृति कुछ ऐसे है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके हेलिक्स मॉडल, या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, द्विकुंडलित मॉडल, है ना। क्या बोलते हैं इसको, द्विकुंडलित मॉडल। मतलब कि देखो ये सांप की तरह, सांप दिख रहा है आपको, सांप देखो, एक सांप दिख रहा है ये वाला और एक सांप ये हो गया, ये दोनों सांप आपस में उलझ गए हैं ना, उलझ गए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं द्विकुंडलित मॉडल बोलते हैं इसको, या फिर इसको हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। इसको देने वाले कौन थे, इसको देने वाले जो है आपके वो थे वॉटसन और क्रिक। कौन थे, वॉटसन और क्रिक जो है वो देने वाले थे ना। और इन दोनों को ही 1962 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। इन दोनों को ही 1962 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इस मॉडल के लिए, है ना। तो वॉटसन और क्रिक था, इसमें एक नाम और है, पर फेमस नाम दो ही थे, पर इसमें एक नाम और था जिसको 3 को अवार्ड मिला, वॉटसन, क्रिक और आपके विल्किंस। विल्किंस भी लिख लो, है ना, लिखो विल्किंस। हम 2 ही याद करते पर मैं आपको 3 लिखा रहा हूं नाम,
इन तीनों को एक साथ मिला है, वॉटसन, क्रिक प्लस विल्किंस। तो आपको तीन नाम याद करने हैं, ठीक है, वॉटसन, क्रिक प्लस विल्किंस। तो इन तीनों को जो है अवार्ड मिला, 1962 में मिला, नोबेल पुरस्कार मिला इस डीएनए के हेलिक्स मॉडल के लिए, ठीक है। मैंने कहा कोई भी डीएनए उसमें एक चीज फिक्स है, कौन सी आपके, उसमें शुगर फिक्स है, उसमें फॉस्फेट फिक्स है। मैंने कहा जो नाइट्रोजनी जो बेस हैं वही अंतर करने वाले, ठीक है। इसमें जो अंदर की ओर है वहां पर आपके नाइट्रोजनी बेस स्थित है ना, एक है ए, ठीक है, एक है आपका जी, एक है टी, एक है सी, चार है ना। अब देखिए एक फिक्स पैटर्न है, जो ए है मतलब जो एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन से जुड़ने वाला है, ठीक है, ये फिक्स है। जो ए है वो हमेशा थाइमीन से जुड़ेगा, ठीक है। जो एडेनिन है यह फिक्स है कि ये हमेशा जो है जो थाइमीन है इससे जुड़ने वाला है। और यह भी फिक्स है कि जो आपके इसके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा आपके, वो डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है, द्विबंध आने वाला है, डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है। और जो सी है, जो जी है वो सी से कनेक्ट होने वाला है। जी मतलब आपके गुआनिन, सी मतलब साइटोसिन। और बॉन्ड कौन सा आपके, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। ये फिक्स है बेटा ना, ए टी से जुड़ने वाला डबल बॉन्ड से, और जी जो है वो सी से कनेक्ट होगा ट्रिपल बॉन्ड से। चलिए कीजिए कनेक्ट। यहां पर देखो ए के सामने क्या आएगा, ए के सामने जो आने वाला है क्या आपके, यहां पर आने वाला अच्छा अपना डबल बॉन्ड आएगा, आपके टी आने वाला है, ठीक है। इसके सामने ट्रिपल बॉन्ड सी आने वाला है, इसके सामने टी के सामने ए आने वाला है डबल बॉन्ड ना, और जो सी है यहां पर जी आने वाला ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। ये फिक्स है, ए के साथ टी आएगा, जी के साथ सी आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिक्स है ना। टी जहां जहां पर वहां वहां पर ए, जहां जहां पर ए वहां वहां पर टी, जहां जहां पर ए और टी वहां वहां पर डबल बॉन्ड, जहां जहां पर सी वहां वहां पर जी, जहां जहां पर जी वहां वहां पर सी, जहां जहां पर जी और सी वहां वहां पर ट्रिपल बॉन्ड। फिक्स बात है, ठीक है। तो ये हेलिक्स मॉडल होता है, ये जुड़ते हैं आपस में, इन्हें बोलते हैं हम लोग आपके N2 बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, हम लोग N2 बेस कहते हैं। सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, चिंता ना करना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग N2 बेस बोलते हैं। तो लिखिए फटाक से, देखो मैंने कहा आपसे डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है। इन दोनों में दो अंतर होते हैं, एक तो इनमें पाए जाने वाली जो शर्करा है उसका अंतर है, और एक जो N2 बेस है उसका अंतर है। दो अंतर होते हैं, ठीक है। लिखिए फटाक से, एक बार छाप लीजिए फटाक से। पानी लिखिए फटाक से। चलो लिखा बेटा आपने, लिख लिया। चले आगे। देखो आप चिंता मत करना, बायोलॉजी जब एंड करूंगा तो 500 सवाल और कराऊंगा आपको ना। इस बैच से आपका पेपर का 90% पोर्शन छप जाए, ये मेरी गारंटी है ना, ठीक है। चलो मैंने कहा आपसे एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। लिखो फटाक से। इन दोनों में दो अंतर होते हैं ना। पहला तो है इसमें पाई जाने वाली जो शर्करा जो है ना, जो शुगर मिलती है इसमें, यहां उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज,
और यहां पर कौन सी, केवल राइबोज। तो ये एक तो अंतर ये हो गया राइबोज। सेकेंड अंतर है N2 बेस का। देखो संख्या तो यहां भी 4 है बेटा और यहां भी 4 है, संख्या दोनों में सेम है, यहां भी 4 यहां भी 4, ठीक है। यहां भी आपके A है, यहां भी A है, यहां भी आपका G है, यहां भी G है, यहां भी C है, यहां भी C है। पर बच्चों अगर पूछूं आपसे अंतर कौन सा है, एक अंतर यहां पर यह है कि यहां पर है T और यहां पर है U, बस ये अंतर है ना। यहां पर क्या है, यहां पर आपके, यहां पर तो है थाइमिन, कौन सा, यहां पर है थाइमिन, और यहां कौन सा, यहां पर है यूरेसिल। यहां पर तो है थाइमीन, यहां पर है यूरेसिल, बाकी डबल बॉन्ड यहां पर है, यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है। बात पल्ले पड़ी आपको, मैंने कहा यहां भी 4 यहां भी 4, यहां ए के साथ में टी, यहां ए के साथ में यू, बस इतना सा अंतर है। एग्जाम में सवाल यही पूछता है कि जो आपके जो आरएनए जो होता है, सवाल पूछता है आरएनए जो है उसमें, आरएनए के अंदर थाइमीन के स्थान पर कौन सा N2 बेस होता है, तो वहां पर यूरेसिल जो है वो N2 बेस होता है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ये बात पल्ले पड़ गई आपको। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, अभी और बात करेंगे आरएनए के ऊपर हम लोग, अभी और बात करने वाले हैं ना, अभी इसके ऊपर और बात करने वाले, ठीक है हम लोग, है ना। चलिए अब देखिए, देखो एक मैं जो पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको अब जो है, यह सवाल यूपीएससी अपने सिविल सर्विस एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एनडीए, सीडीएस या यूपीएससी दे रहे हो, तो बायोलॉजी में सवाल यहाँ से पूछता है आपसे ना। एक डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 ही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, पर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त होने वाले हैं। तैयार हो आप लोग जो है, देखिएगा। मैंने कहा बेटा डीएनए होता है, मैंने बोला डीएनए, मैंने बोला डीएनए, ठीक है। डीएनए में क्या क्या है, डीएनए में मान लेते हैं 4 बेस है हमारे पास में, जैसे ए है, जी है, सी है, टी है, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। इन 4 में जो 3 जो होते हैं इसे बोलते हैं ट्रिपलेट। मान लो ये 3 है, ठीक है, मान लो ये 3 है, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है। चलो आप में से कौन बताएगा, ये सवाल मैथ का सवाल है। मैंने कहा हमारे पास में 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, दिमाग लगाना अपना, 4 है, AGCT। मुझे 3-3 के जोड़े बनाने हैं, कितने जोड़े बना पाऊंगा बताओ। मैंने बोला ये कितने का आपके, 3-3 का, ये 3 का जोड़ा होता है, 4 में से 3 नाइट्रोजनी क्षारक का जोड़ा होता है ना। सवाल मैंने ये पूछा है आपसे, ऐसे कुल कितने जोड़े, ऐसे कुल कितने पेयर या जोड़े जो हैं वो बन पाएंगे, बताओ ऐसे कुल कितने जोड़े बन पाएंगे। चलो देखते हैं आपकी कितनी अच्छी मैथ है, मैथ चेक कर रहे हैं आपकी, बताओ। बताओ फटाक से कौन बताएगा इसका आंसर।
बताओ आंसर क्या होगा इसका। ऐसे कितने जोड़े बन पाएंगे? दिमाग थोड़ी लगाते हो तुम लोग, है ना, बिना दिमाग काम करते हो। अरे भाई सोच के देखो, साइंस मैथ है ये है ना, ये इसको बोलते हैं, ये मैथ है ना। देखो मैंने कहा चार हैं, AGCT, AGTC, तीन तीन के पेयर बनाने मुझे ना, एक का भी ठीक आंसर नहीं है। देखो बनाया मैंने क्या, AGT बना दिया, ठीक है, यस या नो, ये बन गया। फिर मैंने बना दिया मान लो GTC बना दिया, यस। फिर बनाया मैंने आपके TCA बना दिया, यस। फिर बना दिया CAG बना दिया, यस या नो, बनाए ना ऐसे, ऐसे बन सकते हैं ना। फिर मान लो मैंने बनाया AT और C बना दिया, तो ऐसे 4 की पावर 3 करो आप लोग, इतने बन जाएंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, ऐसे 4 जो है ना ऐसे 3 बार बनेंगे ना, ऐसे 3 बार बनेंगे, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 चौक 64। कभी सवाल पूछ लेना आपसे कि डीएनए में, एक डीएनए में कितने, जो 4 हमारे N2 जो बेस हैं उससे कितने ट्रिपलेट बन पाएंगे। 64 लिखो सवाल का आंसर, लिखो यहां पर 64 बन पाएंगे। 4 की पावर 3 लिखो बेटा, 4 है ना यार, 4 है ना, ATGC, उसकी पावर 3 कर दो, 3 का बन रहा है, 3 पावर कर दो, 64 बनेंगे। लिख लो, अच्छा सवाल है, कहीं भी पूछ ले आपसे तो ठीक करके आना, ठीक है। मैंने कहा बच्चों जो AGC जो लिखा हुआ है, इसको हमारी बॉडी में जो पढ़ने का काम करता है वो करता है mRNA। कौन? mRNA। कि डीएनए जो है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डीएनए जो है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसे पढ़ने का जो काम है वो करता है mRNA। सुन रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला डीएनए पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डीएनए जो है उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको पढ़कर कौन आता है, इसको पढ़कर आएगा कौन? आपके mRNA। ये पढ़ेगा, इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है यहां पर है, इसको पढ़ने का काम इसका होता है, ठीक है। कौन? ये पढ़ता है mRNA। तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो स्क्रिप्ट लिख रही है, उसको यहां लिख रही है स्क्रिप्ट, पढ़कर ये आएगा। इसने इसको पढ़ लिया बेटा, देखो इसने बोला कि भाई A लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है, जो इस पर लिखा हुआ है, इसके आधार पर इसमें कौन कौन जुड़ेगा। तो A के साथ में जुड़े आपके U जुड़ गया ना, RNA ना, U जुड़ गया, ठीक है। G के साथ में आपके आपके C जुड़ गया, और यहां जो आपके वो T जुड़ गया, यस या नो। तो ये एक विशेष लक्षण तैयार हो गया है। यह जो एक विशेष लक्षण तैयार हो चुका है, यहां से एक विशेष लक्षण तैयार होगा, यहां से एक विशेष लक्षण तैयार होने वाला है, जो कि यहां से एक प्रोटीन तैयार करेगा, और इसी प्रोटीन से यह विशेष लक्षण तैयार होने वाला है, ठीक है। इसी प्रोटीन से एक विशेष
लक्षण तैयार होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से जो आएगा बेटा 64 टाइप के, सोचो आप मेरा डीएनए गया, मेरा डीएनए आगे गया मेरे बच्चों के अंदर, एक डीएनए में 64 टाइप के ट्रिपलेट बनने वाले हैं, मतलब 64 टाइप के अलग अलग आपके लक्षण बनने वाले हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि मेरे दो बच्चे हैं उनमें भी लक्षण अलग अलग हैं। मैंने बोला ना जो मेरे दो बच्चे हैं उनमें लक्षण अलग अलग हो गए। क्यों हुए? क्योंकि हो सकता है एक के अंदर एजीसी आया हो, एक के अंदर एटीसी आया हो, कुछ भी आ सकता है। जो चार है उनमें से कोई भी आ गया हो, एक के अंदर जीसीए आया हो, एक के अंदर मान लेते हैं सीजीए आ गया हो, तो ऐसे 64 टाइप के बन पाएंगे। मतलब एक आदमी के 64 बच्चे अगर होते हैं तो 64 अलग अलग लक्षण के हो सकते हैं, संभव है, पॉसिबल है। क्योंकि मेरी ओर से डीएनए का कौन सा पार्ट गया है, कौन सी स्क्रिप्ट आगे गई है, इसने किसको पढ़ा है, और उस पढ़ने के बाद में उसके अनुसार कौन सा प्रोटीन बनाया है, वो तय करेगा कि उसमें लक्षण कौन कौन से होने वाले हैं। मेरी बात भेजे में जा रही है ना आपको? तो ट्रिपलेट जो होता है वो तय करता है कि लक्षण कौन सा होगा। एक ट्रिपलेट जो है एक लक्षण को बनाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? mRNA जब पढ़ने के बाद में जो प्रोटीन बनाएगा इसे बोलते हैं क्या? ये इसने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, इसका अनुवादन कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया कि भाई ये बनने वाला है। यहां तो इसने स्क्रिप्ट पढ़ी है तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन हो गया। यहां इसने पढ़ने के बाद में इसको आपके अनुवादन कर दिया ना, तो ये बोल लिखना आपके यहां हो गया ट्रांसलेशन। इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुवादन। भाई mRNA ये पढ़कर आ गया कि भाई डीएनए जो है उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। इसने बोला कि भाई इसके ऊपर ये लिखा हुआ है एजीसी। इसने इसको स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है उस स्क्रिप्ट को इसने पढ़ लिया, तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन। उसको पढ़ने के बाद में इसने जो है उसका अनुवाद कर लिया कि भाई इसके साथ में इसको जोड़ना है और प्रोटीन बना दिया, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। बात पल्ले पढ़ी या कौन नहीं पढ़ी बताओ मुझे। मैं लिखाऊं को इस पॉइंट को या समझ जाओगे आप लोग? ऐसे ही इसको लिखाऊं या समझ जाओगे आप लोग? बताओ मुझे। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, इसे बोलते हैं हिंदी में अनुलेखन। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इसको लिखाऊं या फिर समझ जाओगे आप लोग? ऐसे लिखाने का मतलब ये है कि डीएनए जो स्क्रिप्ट है उसको mRNA द्वारा पढ़ना जो होता है। एक बोल रहा है गुरुजी 65 बच्चे हो तो क्या होगा? इतनी क्षमता नहीं है भाई अभी, है ना? अभी इंसान की इतनी क्षमता है नहीं बेटा, होगी तो बताऊंगा आगे, है ना? तो डीएनए का mRNA में कन्वर्ट होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। थोड़ा हाई लेवल का है, कोशिश करो समझने की, है ना? कोशिश करनी पड़ेगी। लिखो, चलो लिखो, लिख लीजिए, लिखो लिखो नोट लिखो। डीएनए से mRNA लिखो। डीएनए से आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आनुवांशिक सूचना mRNA द्वारा प्राप्त करना अनुलेखन कहलाता है। लिखो mRNA से
एमआरएनए से प्राप्त सूचना के आधार पर विशेष प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन अनुवादन कहलाता है। देखो कोई चीज आपको समझ में आए ना तो मानना इंपॉर्टेंट है, पर कोई चीज समझ में ना आए तो मानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, तो लिख लो। यह स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी ने अपना सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा आपसे। मैं तो सलाह दूंगा आपको इंग्लिश याद करना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, हिंदी याद मत करना, इंग्लिश याद करना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लिखो, लिखवा दिया मैंने, लिखवा दिया बेटा ना, लिखवा दिया। डीएनए के ऊपर जो कुछ लिख रहा है, देखो मान लो डीएनए है बच्चा ना, इसके ऊपर एक ट्रिपलेट बन गया, कौन सा आपके, मान लो ATC बन गया, ठीक है, ये बन गया ट्रिपलेट। mRNA जो है वो जाएगा इसके पास में, क्या वो इसके पास जाएगा और चेक करेगा कि भाई इसकी सरफेस पे क्या लिखा हुआ है। ये गया इसके पास में, इसने चेक किया कि सरफेस पे A लिख रहा है, T लिख रहा है और C लिख रहा है, ठीक है, चेक करके आ गया ना। इसने बोला कि भाई A लिख रहा है, T लिख रहा है, C लिख रहा है। इसका जो सिस्टम है उसमें फीड है, एक बात है ना, जो सिस्टम है इसका फीड है कि जब A होगा तो सामने उसके हमको आरएनए जो है उसको यू को जोड़ना है, ठीक है। फीड सिस्टम में फीड है कि ए जो होगा उसमें यू कनेक्ट करना है, ठीक है, टी जो होगा उसमें ए कनेक्ट करना है और सी जो होगा उसमें जी कनेक्ट करना है। ये सिस्टम में फीड बात है, खुद फीड करता ही है ना, सिस्टम में फीड है। अब बच्चों जब इसके बनने के बाद में जो विशेष प्रोटीन बनेगी और जो विशेष लक्षण बनने वाला है, यही तो मैंने कहा आपसे, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, बस यही बात है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने कहा ये रसगुल्ला, इसकी मैंने एक कोशिका निकाल ली, ये कोशिका इसकी एक, ठीक है। इस कोशिका में मैंने जो केंद्रक था उसको बाहर निकाल लिया, न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई, ठीक है। इस न्यूक्लियस से मैंने जो है गुणसूत्र बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया गुणसूत्र, क्रोमोसोम। इसमें से मैंने डीएनए बाहर निकाल लिया। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा इस डीएनए में एक विशेष जो भाग है उसे बोलते हैं हम लोग जीन। मैंने कहा मान लो इस डीएनए को मैंने कट किया यहां से और यहां तक, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये होगा जीन, ठीक है, ये होने वाला जीन। और बच्चों जीन जो है ना, प्रत्येक जीन जो है एक विशेष लक्षण तय करता है, ठीक है, लिखना एक जीन एक लक्षण। क्योंकि इसमें एक विशेष प्रोटीन होती है, हर जीन में एक विशेष प्रोटीन होती है, तो एक जीन एक लक्षण तय करेगा। आपका शरीर, मेरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है ना, जो शरीर बना हुआ प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि जो प्रोटीन है वो परफेक्ट मात्रा में खाने में होनी चाहिए ना, क्योंकि आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, किसी की बॉडी हो वो प्रोटीन से बनी हुई है।
क्योंकि मैंने कहा एक जीन एक लक्षण तय करने वाला है, ठीक है, और विशेष प्रोटीन होता है हर जीन के अंदर। तो सवाल पूछो आपसे, जीन डीएनए का भाग होता है, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। सेकंड पॉइंट, कोई भी विशेष लक्षण होगा उसको तय करने वाला कौन होने वाला है, उसको तय करने वाला जीन होने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, देखो मैंने बोला कि भाई मेरे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी में जाएंगे, यस या नो, जाएंगे ना, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी होने वाली है, ठीक है, ये वाहक होने वाले हैं, आगे जाएंगे। जीन जो है कौन से लक्षण होंगे यह तय जीन करने वाला है। जो आपके वंशानुगति होने वाली है, मतलब जो आपके हेरिडिटी जो होने वाली है, उसका जो निर्धारक होने वाला वो जीन होने वाला। लिखिए, जीन जो है वंशांगति, हेरिडिटी, लिखना, जीन जो है वंशांगति का निर्धारक होने वाला है। लक्षण डिसाइड यही करने वाला है, जो लक्षण होंगे उसको डिसाइड यही करने वाला है, जो लक्षण होंगे उसे डिसाइड यही करने वाला है। जो लक्षण होंगे उसको डिसाइड यही करने वाला है, ठीक है। देखिए, लिखो फटाक से। लिखो फटाक से। एक जीन एक लक्षण। कभी सवाल पूछ लेना आपसे कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। एक जीन एक लक्षण बोल दूं, एक जीन एक एंजाइम बोल दूं, एक ही बात है ना। एक जीन एक प्रोटीन बोल दूं, एक ही बात है ना। प्रोटीन लिख दूं यहां पर, एंजाइम लिख दूं यहां पर, लक्षण लिख दूं यहां पर, बात एक ही है। इसको देने वाले कौन थे? बीडल और टॉटम। बीडल और टॉटम जो है देने वाले थे। यह लाइन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लिखिए, बीडल और टॉटम देने वाले हैं ना, लिखना, बीडल टॉटम देने वाले थे। यह लाइन भी आप लोग छाप दीजिए। बस छोड़ रहा हूं, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, बस 5 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, फिर छोड़ रहा हूं। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? बीडल और टॉटम थे। यह लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जो जीन है उसको लैब के अंदर बना दिया, है ना। कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने वाले कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे ना। लिखिए,
देखिए नोट लिखना, कृत्रिम जीन जो है, इस कृत्रिम जीन के संश्लेषण करने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और इस कार्य के लिए इनको 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। लिखिए, कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने वाले कौन थे आपके? वो थे हरगोविंद खुराना। इनको 1968 के अंदर चिकित्सा जो है उसका नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। लिख लीजिए। रिफ्रेश करो। लिखा? लिखो। एक बच्चा बोल रहा है सर 2 घंटे पूरे लिया करो। आज शनिवार है डोपा, लिखने से पहले सोचा करे ना। तू अपने आप को कोशिश कर रहा है कि भाई दिखाऊं मैं अपने आप को, पर शनिवार है, क्लास का टाइम सोमवार शुक्रवार ही था, लिखा हुआ है बाहर बड़े बड़े अक्षरों में, आज शनिवार है। और तू दिखा मत मुझे, मैं अपने आप कर लूंगा, मेरा बैच है। तुझसे अधिक चिंता मुझे बैच की है ना, तू चिंता मत कर, ठीक है। सर आप भूल गए 1 घंटे क्लास लिया। नहीं, कंटेंट बहुत सारा था ना। देखो, ये डीएनए आरएनए पढ़ाना कुछ बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो मैं 15 मिनट में आपको काम की बात दिखा दूं इसकी, पर इसका हर पॉइंट समझाना आपको कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होते हैं, कितने ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। बहुत जगह नहीं मिलेगा आपको ना, बहुत कम जगह मिलेगा कि डीएनए में 64 ट्रिपलेट होते हैं, बहुत कम जगह मिलेगा, चेक करना आप लोग। तो मैंने कोशिश की आपको पढ़ाने की, है ना, ठीक है। देखो, मैं आपको एक तकनीक और पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना आप। उसको बोलते हैं जीन थेरेपी, कैस्पर तकनीक बोलते हैं ना, कैस्पर तकनीक पढ़ाऊंगा मैं आपको ना, पर अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जब रोग पढ़ाऊंगा तो वहां कैंसर आएगा, क्योंकि अभी हाल ही बच्चों CAR-T सेल थेरेपी जो है, इससे पहली बार एक इंसान कैंसर से ठीक हो गया, पहली बार। मतलब CAR-T जो सेल थेरेपी है, इससे पहली बार एक इंसान जो है कैंसर रोग से ठीक हो गया। तो ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। मतलब हुआ क्या बच्चों, जिस जीन से, मैंने कहा एक जीन जो है एक प्रोटीन बनाएगा, अभी कहा मैंने आपसे, और उस एक प्रोटीन से एक विशेष लक्षण बनने वाला है, ठीक है। अब बच्चों, जिस जीन के कारण जो है हमारे शरीर के अंदर कहीं पर कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मान लो कोई प्रोटीन है, उस कारण हमारे शरीर में आपके कहीं पर कोशिकाएं बढ़ रही हैं लगातार, उसे कैंसर बोलते हैं। तो उसका इलाज रसगुल्ला यही है कि वो उस प्रोटीन को बाहर निकाल दो, उस जीन को बाहर निकाल दो। तो वहां से जो खराब जीन है उसको निकाल दें बाहर, और उसके स्थान पर एक अच्छा जीन वहां पर लगा दें, तो हो गया इलाज। इसे बोलते हैं जीन थेरेपी। खराब जीन को बाहर निकालना, नए जीन को रिप्लेस करना, इसे बोलते हैं जीन थेरेपी। पर ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे होती है, इसलिए बहुत टफ होती है। इसी को हम लोग क्रिस्पर तकनीक बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसको हम लोग क्रिस्पर तकनीक बोलते हैं, तो वहां पढ़ेंगे। और थेरेपी का नाम है CAR-T सेल थेरेपी, है ना, वो पढ़ाऊंगा आपको वहां पर, ठीक है। चिंता ना करना आप लोग, है ना। तो ये हमारा डीएनए आरएनए जीन केंद्रक, उसके बारे में क्लास हमारी आज हो गई, ठीक है। अब हम लोग जो है, कल तो आपका टेस्ट होने वाला है, मंडे को हम लोग जो है वो हमारे पोषक तत्व जो होने वाले हैं इनको पढ़ने वाले हैं ना।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और इसके अलावा मिनरल्स और हमारा जल, ये पढ़ने वाले, ठीक है। तो मंडे को हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना। चलिएगा, मंडे को मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे आप सभी के लिए रसगुल्ला सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं देखते तो कोई बात नहीं, अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहो मुझसे, टॉपिक वाइज एक अलग से पढ़ा रहा हूं मैं यूट्यूब के ऊपर, आपका रिवीजन हो जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इसको मत छोड़ना ना, छोड़ना मत इसको। यह मंडे से स्टार्ट होने वाली है, मॉर्निंग में 6:30 AM स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट होगी, ये सूचना आपके लिए, है ना। चलो आज जल्दी छोड़ते हैं आपको, जल्दी छोड़ते हैं आपको, है ना। 4:30 छोड़ देते हैं। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। कल टेस्ट है, टेस्ट जरूर देना। टेस्ट किसका होने वाला है? टेस्ट आपका कोशिका, महत्वपूर्ण शाखाएं और इसके अलावा जो है आपका शब्दावली, इसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।